जो बुजुर्ग अवस्था है 50 से ऊपर जो एज के लोग हैं उनके अंदर तो ये समस्या रहती है आमतौर पर, लेकिन अर्ली एज के अंदर भी ये समस्या बढ़ रही है और ख़ासतौर पर महिलाओं के अंदर अपनी केस जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। 45 साल के ऊपर की उम्र में पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, जो कि कैंसरस भी हो सकती है, नॉन कैंसरस भी हो सकती है। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, बार बार पेशाब होना, भाग के पेशाब रोक नहीं पाना, पेशाब में जोड़ लगाना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो उनको अल्ट्रासाउंड और पीएसए टेस्ट कराना चाहिए। बढ़ते हुए उम्र में महिलाओं को पेशाब की बहुत सारी समस्या होती है और वो शर्म के कारण व्यक्त नहीं करते हैं। पेशाब लगा, आप पेशाब नहीं रोक पाते हैं। जैसे पेशाब बाथरूम में पहुंचेंगे उससे पहले पेशाब निकल जाती है। ये पेशाब में अर्जेंसी की समस्या है, जिसमें ब्लैडर इरिटेबल है। शुगर जो है, ब्लड शुगर, डायबिटीज जो है लंबे समय तक होती है तो पेशाब के थैले के फंक्शन को इफेक्ट करती है। इनिशियली ब्लैडर इरिटेबल हो सकता है, जिसके कारण बार बार पेशाब आती है। पूरे देश के अंदर आज मूत्र रोग की समस्या जो है पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के अंदर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और लगातार मरीज जो हैं पूरे देश के अंदर इसकी संख्या बढ़ रही है और ख़ास तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि युवावस्था में ख़ास तौर पर 30 से 40 साल या बहुत अर्ली एज के अंदर भी ये समस्या बढ़ रही है। हम आज पीजीआई के अंदर मौजूद हैं चंडीगढ़ में और यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के जो हेड हैं आचार्य डॉक्टर संतोष कुमार, आज उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये समस्या आखिरकार भारत के अंदर, पंजाब के अंदर या अन्य राज्यों के अंदर क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे कारण क्या है और किस तरीके की जांच से हम पता लगा सकते हैं कि ये समस्या आपके अंदर बढ़ रही है और इसके और आगे शरीर के अंदर क्या कुछ इफ़ेक्ट जो हैं वो पड़ते हैं। डॉक्टर संतोष जी, फैक्ट न्यूज़ पंजाब में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सबसे पहले डॉक्टर साहब बात करेंगे कि जो प्रोस्टेट है और हमने देखा है कि जो बुजुर्ग अवस्था है 50 से ऊपर जो एज के लोग हैं उनके अंदर तो ये समस्या रहती है आमतौर पर, लेकिन अर्ली एज के अंदर भी ये समस्या बढ़ रही है और ख़ासतौर पर महिलाओं के अंदर अब ये केस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। आप रोज़ाना सैकड़ों की संख्या में ऐसे केस देखते हैं। कितनी आयु के अंदर, कितने वर्ग के आयु के अंदर लोगों में ये समस्या आ रही है और ख़ासतौर में महिलाओं के अंदर, और ये क्यों बढ़ रहा है? जैसे अक्सर हमने देखा है कि लोग हाईलाइट करते हैं कि पुरुषों की प्रॉब्लम, 45 साल के ऊपर के उम्र में पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, जो कि कैंसरस भी हो सकती है, नॉन कैंसरस भी हो सकती है। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, बार बार पेशाब होना, भाग के पेशाब रोक नहीं पाना, पेशाब में जोड़ लगाना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो उनको अल्ट्रासाउंड और पीएसए टेस्ट कराना चाहिए। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं की जो समस्या होती है। बढ़ते हुए उम्र में महिलाओं को पेशाब की बहुत सारी समस्या होती है और वो शर्म के कारण व्यक्त नहीं करते हैं और सफ़र करते रहते हैं। दिक्कत है, परेशानी है, मन मार के घर से बाहर नहीं निकलते हैं, घर में ही बैठे रहते हैं, घर वाले को बताते भी नहीं हैं। जैसे कि एक अर्जेंसी की समस्या होती है पेशाब की, कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, पेशाब लगा, आप पेशाब नहीं रोक पाते हैं। जैसे पेशाब बाथरूम में पहुंचेंगे उससे पहले पेशाब निकल जाती है। ये पेशाब में अर्जेंसी की समस्या है, जिसमें ब्लैडर इरिटेबल है और इस प्रॉब्लम को आसानी से मैनेज किया जा सकता है कुछ मेडिसिन से। कुछ प्राइमरी टेस्ट हर पेशाब के प्रॉब्लम में करानी चाहिए, जैसे यूरिन की रूटीन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में देखना चाहिए किडनी कैसा है, ब्लैडर कैसा है और पेशाब करने के बाद कितनी यूरिन रह जाती है ब्लैडर में, ब्लैडर पूरी तरह खाली होती है या नहीं। यदि ब्लैडर नहीं खाली होती है तो एक अलग समस्या हो जाती है। उसका फिर इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत होती है। जो एमसीयू एक एक्सरे होते हैं ब्लैडर का, एक एरोडायनेमिक होते हैं जो पेशाब के थैले का कंप्यूटर टेस्ट होता है। इसके अलावा एक और बीमारी होती है, जैसे बढ़ते हुए उम्र के साथ, जैसे ही 45 साल के बाद मेंसेज आना बंद हो गया, जो माहवारी होती है, जो महिलाओं में ब्लीडिंग होती है हर महीने में, वो आना बंद होता है, तो बॉडी में हार्मोन की जो एक्टिविटी होती है वो कम होती है।
हार्मोन होते हैं, महिलाओं के हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होते हैं, वो ब्लैडर के साथ भेजाना और फीमेल ऑर्गन के हेल्थ को मेंटेन करता है। और जो प्राइवेट पार्ट है उसका इन्वायरमेंट को एसिडिक रखता है। एसिडिक रहने के कारण बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता है और उससे इन्फेक्शन नहीं होती है। जैसे ही मेनोपॉज होती है उसके बाद पेशाब की थैली सेंसिटिव हो जाती है एक, और जो सपोर्ट देते हैं पेशाब के थैली को वो भी वीक हो जाती है, और पेशाब का जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है जिसको एस्फिंक्टर कहते हैं वो भी वीक हो जाता है। इसके कमज़ोर होने के कारण पेशाब को जो कंट्रोल करता है सिस्टम, उसके कमज़ोर होने के कारण एक तो बॉडी वेट ज़्यादा है होना, एक्सरसाइज या वॉक कम करना होता है, और डिलीवरी के समय यदि नेग्लेक्ट किया गया हो कि लंबे समय तक लेबर में पेशेंट रहा हो, सिजेरियन नहीं हुआ हो, बहुत सारे मसल स्ट्रेच हो गए हों, मसल जब स्ट्रेच हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है, तो पेशाब का कंट्रोल लूज हो जाता है, और ऐसे फीमेल को खांसने पे यूरिन लीक हो जाता है, या बेड पे उठने पे भी यूरिन लीक हो जाता है, और कोई हेवी चीज़ उठाने पे भी यूरिन लीक हो जाता है। कभी कभी ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा होती है कि बेड से उतरने पे यूरिन लीक हो जाती है, इवन सेक्स के दौरान यूरिन लीक हो जाती है। इन सारे चीज़ जिस फीमेल को होता है उन्हें जानना चाहिए कि इसका इलाज बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसके इलाज में। पहले हम उनको एक्सरसाइज पे डालते हैं, कुछ एक्सरसाइज उनको सिखाते हैं, कुछ मेडिसिन उनको देते हैं। यदि इससे उनका जो पेशाब का थैले का कंट्रोल बढ़ जाती है और पेशाब लीक होना रुक जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो 15-20 मिनट की एक सर्जरी होती है, एक टेप होती है जो हम पेशाब के कंट्रोल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए लगा देते हैं, जिसको टीओटी टेप या टीवीटी टेप कहते हैं, जो कि यूरिनरी इनकंटिनेंस मतलब पेशाब लीकेज की समस्या का इलाज होता है। ये इलाज था वीकनेस के कारण, यदि पेशाब का जो कंट्रोल सिस्टम है वो वीक हो गया हो उसके लिए है। लेकिन दूसरी सिस्टम हो सकती है कि पेशाब की थैली ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, उसके कारण पेशाब लीक हो गया हो, थोड़ा पेशाब की थैली भरी कॉन्ट्रैक्ट किया यूरिन लीक हो गया हो। इसके लिए मोस्टली मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन के साथ साथ उनको योगा एंड मेडिटेशन के द्वारा उसका ड्यूरेशन बढ़ाना है। थोड़े पेशाब लगे हैं अपने कामों में बिजी हो जाना है, ठीक है, कि उनका ध्यान भटक जाए और पेशाब की कंट्रोल रहे। इसके अलावा एक और सिम्टम्स होती है फीमेल में जो जिसे इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस कहते हैं, पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम, मतलब पेशाब के थैली में दर्द होगा, पेशाब जैसे ही थैली में भरेगा दर्द होगा और बार बार पेशाब आएगी, हर समय यही मन करेगा कि जाके पेशाब कर लें। पूरा जो लोअर पार्ट होता है फीमेल का ऑर्गन होता है उस एरिया में दर्द भी होगा और उनकी नींद भी उड़ जाएगी, रात में भी बार बार पेशाब होगी और पेशाब करते समय जलन भी होगी। ऐसे फीमेल को इन्फेक्शन नहीं होती है। यदि यूरिन की टेस्ट कराएं तो यूरिन रूटीन टेस्ट एंड कल्चर निगेटिव आएगी। ऐसे फीमेल को मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं पहले, इसमें भी अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं और कभी कभी सिस्टोस्कोपी करते हैं और ब्लैडर को डिस्टेंस करके देखते हैं कि डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए। और इसके मल्टीपल ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट प्रोटेक्टेड कोर्स होता है, इस बीमारी लंबे समय तक होती है। कुछ दिनों के जैसे यूरिन में इन्फेक्शन हो गया, 1 हफ्ते एंटीबायोटिक दिए, पेशेंट ठीक हो गया। इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस जिसको पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम कहते हैं, वो आसानी से ख़त्म नहीं होती है, इसके लिए लंबे समय तक इलाज की ज़रूरत होती है और पेशाब के थैली में भी कुछ दवाई देनी पड़ती है। बोटॉक्स का कभी कभी इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है पेशाब की थैली में। तो ये पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम रिलेटिवली यंगर फीमेल को होती है,
30-40 साल के फीमेल को होती है। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को ख़त्म कर देती है। ऐसे पेशेंट सो नहीं पाते हैं, फैमिली की देखभाल नहीं कर पाते हैं, कभी कभी रोते भी रहते हैं। तो ऐसे सिम्टम्स हो तो किसी यूरोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए। ये है फीमेल के इन्फेक्शन भी एक होता है जो कि जिसके बारे में कॉमनली सभी लोग जानते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आमतौर पर हम देख रहे हैं कि आजकल 35 से 40 वर्ष की आयु में जो लड़के हैं या जो व्यक्ति हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और मैंने देखा कि 40-42 साल की उम्र में भी लोगों के ऑपरेशन पीएसए को लेकर, प्रोस्टेट को लेकर जो है वो करवाने पड़ रहे हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि जिनकी शुगर लेवल हाई रहता है, उनको पेशाब बार बार आता है, तो क्या उनको भी इस तरीके की जांच कराना चाहिए? उनके लिए भी ये समस्या हो सकती है? शुगर के पेशेंट की बात करें तो शुगर जो है, ब्लड शुगर, डायबिटीज़ जो है लंबे समय तक होती है तो पेशाब के थैले के फंक्शन को इफेक्ट करती है। इनिशियली ब्लैडर इरिटेबल हो सकता है जिसके कारण बार बार पेशाब आती है। लंबे समय तक यदि जिसको डायबिटीज है तो ब्लैडर को जो नर्व जाती है वो इफेक्ट हो जाती है। जैसे खून की नली इफेक्ट होती है, नर्व इफेक्ट होती है। तो ऐसे लोग को, लंबे समय के डायबिटीज वाले पुरुषों को ब्लैडर भी काम नहीं करता है और पेनिस भी काम नहीं करता है। इन्हें नपुंसकता भी होती है क्योंकि जब ब्लैडर की नर्व इफेक्ट होगी तो पेनिस भी साथ साथ होता है, तो पेनिस की भी नर्व इफेक्ट हो जाती है और नर्व के कारण ही ब्लड पेनिस में जाती है। तो नपुंसकता भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिन्हें डायबिटीज है। और जब ब्लैडर कमज़ोर हो जाता है, डायबिटीज के कारण नर्व इफेक्ट हो गया तो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, खाली नहीं करता है पेशाब को। जैसे पेशाब, ये तो ब्लैडर तो थैला है, थैला कॉन्ट्रैक्ट करता है तो खाली हो जाती है, लेकिन नर्व इफेक्ट होगी तो पेशाब के थैली में पावर ही जनरेट नहीं होती है, तो पेशाब अंदर बचा हुआ रहता है। ऐसे कंडीशन में हमेशा ये देखा गया है कि पेशाब के थैली में पेशाब करने के बाद भी रेजिडुअल यूरिन पड़ा रहता है, मतलब यूरिन पेशाब के थैली में पड़ा रहता है। ऐसे लोग को अर्ली इलाज करना चाहिए। यदि धीरे धीरे पेशाब में, थैली में यूरिन जो बचा रहता है उसको नेगलेक्ट करते जाए तो पेशाब की थैली फैलती चली जाएगी और पेशाब बिल्कुल बंद हो जाएगी। ऐसे लोगों को इन्वेस्टिगेट करके भी देखते हैं कि कितनी, अल्ट्रासाउंड में कितनी यूरिन बच रही है, पेशाब की फ्लो कैसी है, कोई बार बार इन्फेक्शन तो नहीं होता है। डायबिटीज के पेशेंट में पेशाब में बार बार इन्फेक्शन भी होना बहुत कॉमन है, तो उनको भी हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और यूरोडायनामिक्स एमसीयू टेस्ट करके कंफर्म करते हैं कि क्या पेशाब की थैली बहुत कमज़ोर हो गई है, और फिर उसके लिए कुछ मेडिसिन अवेलेबल है वो देते हैं। अक्सर ये पाया गया कि डायबिटीज अकेला ही प्रॉब्लम नहीं करता है, साथ में साथ ब्लैडर नेक हाई होता है, ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ब्लैडर नेक हाई होता है, जो कि रिलेटिवली यंगर पेशेंट में होता है। जैसे आपने बताया कि 30 से 40 साल के लोगों में भी पेशाब की दिक्कत आ रही है। यूजुअली हम अर्ली एज में ऑपरेशन अवॉइड करते हैं क्योंकि ये उनके सेक्सुअल लाइफ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो दूसरा ऑप्शन होता है जो सिंपल ऑपरेशन होती है, वो यूजुअली ट्राई करते हैं। प्रोस्टेट की सर्जरी यूजुअली 50 से पहले हम अवॉइड करते हैं क्योंकि ये सेक्स लाइफ पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। लेकिन ऐसा बहुत सारे मेल होते हैं कि जिन्हें कोई भी ट्रीटमेंट काम करता ही नहीं, मेडिसिन काम करती नहीं, अल्टरनेटिव जो ट्रीटमेंट है वो काम नहीं करती, तभी प्रोस्टेट की सर्जरी करनी पड़ती है। ठीक है डॉक्टर साहब, प्रोस्टेट कैंसर को लेकर भी बात करेंगे क्योंकि आजकल लोगों में बहुत एक बड़ा खतरा है, बहुत बड़ी परेशानी है कि जो बूढ़े जो हैं 60 से ऊपर, उनके अंदर जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, तो प्रोस्टेट कैंसर जो है बहुत बड़ा एक आजकल खतरा बना हुआ। तो आप जो रोज़ाना मरीज चेक करते हैं तो प्रोस्टेट कैंसर के कितने फीसद मरीज आ रहे हैं? और आमतौर पर सुना जाता है कि ये जो कैंसर है गुड कैंसर माना जाता है, क्योरेबल है, कितना क्योरेबल है, किस तरीके से आप इसको? अर्ली स्टेज में क्योरेबल है, भूल ना जाए ये कैंसर भी। प्रोस्टेट कैंसर की जब हम बात करते हैं तो इसमें
गुड कैंसर बैड कैंसर दोनों होता है, और ये डिपेंड करता है ये कैंसर फैली हुई है कि नहीं। प्रोस्टेट की फैली हुई कैंसर बहुत बैड ही होती है, अच्छी नहीं होती है। लेकिन ये अर्ली स्टेज में यदि प्रोस्टेट की कैंसर है, स्टेज 1 और 2 में, तो 95% पेशेंट रोबोटिक सर्जरी करते हैं जिसके द्वारा क्योर हो जाते हैं। लेकिन यदि कैंसर फैली हुई है तो ज़िंदगी भर दवा खानी पड़ती है, और ये कॉस्टली भी मेडिसिन होती है, हर महीने 25-30 हज़ार की मेडिसिन होती है। तो प्रोस्टेट कैंसर जो पुरुषों की 50 साल से ऊपर की उम्र है और पेशाब की कोई भी दिक्कत हो तो पीएसए जरूर करानी चाहिए। एक अल्ट्रासाउंड भी करा के देखनी चाहिए कि प्रोस्टेट की साइज कितनी है, पेशाब कितनी बची रह जाते हैं, यूरिन की फ्लो कैसी है, यूरिन में रूटीन एग्जामिनेशन में क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है वो पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। 2 ml ब्लड में 200-400 रुपये में वो टेस्ट हो जाती है पीएसए की। उससे पता चल जाता है कुछ गड़बड़ है या नहीं। पीएसए यदि 4 से कम होती है तो यूजुअली ये नॉर्मल होते हैं। कभी कभी 4 से 10 के बीच में भी प्रोस्टेट कैंसर फैली हुई होती है। इंडिया में हमने देखा है कम पीएसए में भी प्रोस्टेट कैंसर फैली हुई पाई गई है। तो पीएसए जब भी 4 से ज़्यादा हो तो किसी यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर संपर्क करना चाहिए। पेशाब रुक रुक के आता है, बार बार आता है, उम्र 50 साल से ऊपर है तो अल्ट्रासाउंड एंड पीएसए टेस्ट कराना चाहिए। जैसे जैसे 50 साल से उम्र बढ़ता है, 55, 60, 65, प्रोस्टेट कैंसर का इंसिडेंस भी बढ़ता चला जाता है। तो पेशाब की यदि दिक्कत हो, पीएसए करा लिया और उसके बाद देखा गया कि पीएसए हाई है तो हम पीएसएम में पेट स्कैन होती है, स्पेशल पेट स्कैन होती है, वो पेट स्कैन हम करते हैं और फिर बायोप्सी करते हैं, कभी कभी एमआरआई भी करते हैं। जब डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है, पता चलता है कि ये छोटा सा कैंसर प्रोस्टेट के अंदर ही है, तो हम रोबोटिक सर्जरी करके निकाल देते हैं। लेकिन कभी कभी फिंगर से, टट्टी के रास्ते से हम जांच करते हैं, देखते हैं कि कैंसर थोड़ी ज़्यादा है, फैली हुई नहीं है लेकिन थोड़ी ज़्यादा है, लोकली एडवांस है। मतलब टट्टी के रास्ते में प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, पेशाब के थैले के द्वार पे ही है कैंसर, लेकिन वो थोड़ी ज़्यादा है। तो हम कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट देखिए, उसको डाउन स्टेज करते हैं, उसके बाद सर्जरी करते हैं। तीसरा जो प्रोस्टेट कैंसर का ग्रुप होता है, एक तो बहुत छोटा प्रोस्टेट के कैंसर जिसमें रोबोटिक सर्जरी करके हमने निकाल दिया, काम ख़त्म। दूसरा है कि जिसमें हमें कुछ दवा देनी पड़ी, उसको डाउन स्टेज करना पड़ा, फिर रोबोटिक सर्जरी करके हमने निकाल दिया। साथ में लिम्फ नोड देखते हैं, लिम्फ नोड में यदि बीमारी गई होती है तो लंबी इलाज चलती है। तीसरा है कैंसर फैली हुई है, प्रोस्टेट कैंसर लिम्फ नोड में, ग्लैंड में गई हुई है और बोन में गई हुई है और दूसरे जगह गई हुई है। ऐसे पेशेंट को लाइफ लॉन्ग मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, और एक मेडिसिन का असर ख़त्म होता है तो एक मेडिसिन का असर कुछ दिनों में ख़त्म हो जाता है, तो 2-3 मेडिसिन हमें शुरू करनी पड़ती है कि ये लंबे समय तक कैंसर को दबा के रखे, उभरने ना दे। क्योंकि इसके सिम्टम्स जो होते हैं, 50-60 साल के ऊपर के पुरुषों को कभी कभी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है और टेस्ट कराते हैं तो पाया जाता है कि पीएसए बढ़ी हुई है, क्योंकि ये कैंसर बोन में जाता है। तो 50 साल के ऊपर के जो लोग होते हैं जिसको हड्डी में दर्द होता है, बोन में पेन होता है, बैकएक होता है, इन्हें भी पीएसए करानी चाहिए। कभी कभी ये पेशेंट ऑर्थो में दिखाते रहते हैं और बीमारी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब पता चलता है कि इन्हें, अरे ये तो प्रोस्टेट कैंसर हड्डी में फैली हुई है। तो इसलिए बैकएक दर्द भी हुआ तो भी उन्हें पीएसए टेस्ट करानी चाहिए। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, क्योंकि खान पीन बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके का खान पान रखा जाए, कैसे एक्सरसाइज की जाए अगर आपके अंदर ऐसे सिम्टम आ रहे हैं, और दूसरा क्योंकि आपके पास रोज़ सैकड़ों मरीज आते हैं,
क्या मानते हैं कि शहरी इलाकों के अंदर ये ज़्यादा समस्या है, क्योंकि अब तो ग्रामीण इलाकों से भी बहुत ऐसे मरीज आ रहे हैं, खान पान कैसा रखा जाए, एक्सरसाइज क्या की जाए, और मरीज कहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं, और क्या मानते हैं कि लाइफस्टाइल की वजह से भी ये चीज़ें हैं? प्रोस्टेट कैंसर भी एक लाइफ स्टाइल डिजीज है, क्योंकि ये पहले पाया गया था कि वेस्टर्न कंट्री में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन इंडिया में भी, इंडिया का फुल्ली वेस्टर्नाइज हो गया है। हमारा इन्वायरमेंट तो और भी गंदा है, इतने पॉल्यूशन है, इतने इंसेक्टिसाइड यूज हो रहे हैं। हमारे खान पान में जो ऑयल है, रिफाइंड ऑयल है, वो अच्छी नहीं है। हमारा जो अल्कोहल इंटेक बढ़ गया है, हमारा डाइट में जो है फैट, जो कहते हैं ना एनिमल फैट, रेड मीट हम ले रहे हैं, और भी फैट ले रहे हैं, डिफरेंट तरह का फैट ले रहे हैं, जो कि सैचुरेटेड फैट है, अच्छे फैट नहीं है। पिज़्ज़ा, बर्गर, ब्रेड पकौड़ा और समोसा तो पंजाब में हर जगह होता ही है। शुरुआत सुबह देखो या शाम देखो, ये सारे चीज़ का इफ़ेक्ट, एक्सेस अल्कोहल का इफ़ेक्ट, विटामिन डी की कमी, जैसे सुबह हम सन में नहीं जाते, धूप में नहीं जाते हैं, ये सारे फैक्टर प्रोस्टेट कैंसर करवाता है। दूसरा फैक्टर एज है, ये भी करवाता है प्रोस्टेट कैंसर। जैसे जैसे एज बढ़ती है और बॉडी में जो हार्मोन मिल्यू चेंज होते हैं, वो भी इफ़ेक्ट होता है। तो इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है। और हमारा प्रोस्टेट कैंसर, हमारे देश में जो प्रोस्टेट कैंसर हो रहे हैं, उसके इंसिडेंस पहले तो बहुत कम होते थे, आजकल लोगों को अवेयरनेस भी थोड़ी आई है, टेस्ट भी अवेलेबल है, और कैंसर का इंसिडेंस भी बढ़ा है। ये नहीं है कि कैंसर का इंसिडेंस नहीं बढ़ा है। हम देख रहे हैं यंगर पेशेंट में भी, 44 ईयर्स के पेशेंट में भी कैंसर है। किडनी का कैंसर हम 25 साल में भी आजकल देख रहे हैं। पेशाब के थैली का कैंसर 30 साल में देख रहे हैं। जबकि टेक्स्ट बुक जो है हमारा यूरोलॉजी का, उसमें ये सारा कैंसर 60-70 साल के एज में होता था। तो हमारा इन्वायरमेंट, हमारा खान पान जो इफ़ेक्ट हुआ है, एनिमल फैट, मलाई, क्रीम बहुत ज़्यादा, चीज़, बर्गर, फ्रेंच फ्राई, अल्कोहल, रेड मीट, इन्वायरमेंट पोल्यूशन, केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड, ये सारे हमारे प्रोस्टेट कैंसर के इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं। दूसरा, हमारे खाने में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स की कमी होना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कम होना, टोमेटोज, ऑर्गेनिक टमाटोज का कम होना, ब्रोकोलीज का कम होना, जितने कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, ये आपके ज़िंदगी में कैंसर को दूर रख के आपके ज़िंदगी को कलरफुल करते हैं। तो ऑर्गेनिक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स बहुत ही ज़रूरी है। ये ज़्यादा रिफाइंड चीज़ जो है, उससे दूर रहना बहुत ही ज़रूरी है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया, थैंक यू। तो हमारे साथ थे डॉक्टर संतोष, प्रोफेसर, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, पीजीआई चंडीगढ़। मूत्र रोग से संबंधित हर एक विषय पर खुलकर चर्चा की कि किस तरीके से महिलाओं के अंदर लगातार ये रोग बढ़ रहे हैं, किस तरीके से जांच करानी चाहिए अगर ये समस्या आती है, और किस तरीके से युवावस्था के अंदर आज प्रोस्टेट कैंसर की बीमारी जो है वो लगातार बढ़ रही है। लेकिन अगर समय रहते तमाम जांच की जाए, इलाज की जाए, तो हर एक चीज़ जो है वो क्योरेबल है, उसका इलाज जो है वो किया जा सकता है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, फैक्ट न्यूज़ पंजाब, चंडीगढ़।